हेलो एवरीवन। हम लोग आज डेली करंट अफेयर्स में 5 फरवरी का हमारा करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। ओके, आज के टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड हमारे पहले टॉपिक से। ओके, तो जो हमारा पहला टॉपिक है, इट इज़ अबाउट प्रेसिडेंट रूल मणिपुर में ख़त्म हो चुका है। मणिपुर में लास्ट 1 ईयर से प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड था। ओके, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड था और वो फाइनली ख़त्म हुआ है। जो नए चीफ मिनिस्टर हैं वो स्वर्ण इन उन्होंने ओथ लेके ऑफिस ज्वाइन किया है। साथ में दो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर को भी जो है 2 डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं और एक चीफ मिनिस्टर बनाया गया। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो हम लोग न्यूज़ देखेंगे एंड साथ में हम लोग जो है पूरा का पूरा आर्टिकल 356 को मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड पहले टॉपिक से। ओके, तो हम लोग पहले थोड़ा न्यूज़ देख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है? इंस्टॉलेशन ऑफ बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट। इनकी सरकार जो है एनडीए में, जो यहाँ के लोकल, जो मणिपुर के लोकल पार्टी के साथ कोलिशन में भी है। ओके, तो उन्होंने एक जो है यहाँ पे उनका एक चीफ मिनिस्टर हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि चीफ मिनिस्टर है प्लस 2 डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है। ओके, ठीक है, तो जो चीफ मिनिस्टर बने हैं वो किस कम्युनिटी से आते हैं? वो मेती कम्युनिटी से आते हैं। और जो डिप्यूटी सीएम है, ठीक है, वो जो आते हैं आपको, वो कुकी कम्युनिटी से आते हैं। ओके, तो इंस्टॉलेशन ऑफ दिस गवर्नमेंट नियरली 1 साल के प्रेसिडेंट रूल के बाद। अपॉइंटमेंट चीफ मिनिस्टर का नाम याद रख लीजिए। ठीक है, युमनाम खेमचंद सिंह। ओके, दिस इज द नेम, युमनाम खेमचंद सिंह। ओके, स्वर्णिन एज द चीफ मिनिस्टर। कौन करवाते हैं? चीफ मिनिस्टर का जो पोस्ट होता है, ठीक है, तो इसको स्वर्णिन कौन करवाते हैं? तो गवर्नर करवाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ गवर्नर का भी नाम लिख दिया। मणिपुर के गवर्नर कौन है? अजय कुमार भल्ला है। ओके, 2 डिप्यूटी सीएम भी साथ में स्वर्णिन करवाए गए हैं, ओथ दिलवाया गया है, जिसमें कि कुकी कम्युनिटी के हैं वो। जो एक डिप्यूटी सीएम है उनका नाम नेमचा किंगपेन है, किपजन है, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंशिएट। और दूसरे जो है वो उनका नाम लोजी दिखो है। ओके, तो ये था कॉन्टेक्स्ट न्यूज़। अब हम लोग डिटेल में थोड़ा जानेंगे प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रेसिडेंट रूल होता क्या है। ओके, सो आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इफ अ स्टेट गवर्नमेंट is unable to function according to the constitutional provision, central government can take direct control of that state. Okay, अगर कोई भी जो स्टेट है, कोई भी स्टेट है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन इन इफ इट इज नॉट रन इन अकॉर्डेंस विथ द मैंडेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इसकी तरीके से नहीं चलता है तो सेंटर के पास पावर है कि वो उस स्टेट में जो है, उस स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डायरेक्टली अपने अंडर में ले ले। और उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। इसको हम लोग और भी क्या कहते हैं? इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहते हैं। इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। ओके, प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। ओके, डिफरेंट टर्म्स के साथ इसको यूज किया जाता है। ओके, तो ये है, दिस इज ऑफिशियली नोन एज स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ओके, थोड़ा फैक्चुअल चीज भी हम लोग जान लेते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बार कब इंपोज किया गया था? पंजाब में 1951 में। दैट इज, आप सोचो कि 26 जनवरी 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन ने काम करना स्टार्ट ही किया था। इट वॉज इन्फोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950 एंड जस्ट 1 साल के बाद अब देखो 1951 में ही जो है पहला प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। ओके, अभी तक कितनी बार लगाया जा चुका है? मोर देन 100 टाइम्स लगाया जा चुका है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जिस टाइम इस प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जा रहा था तो एक अप्रोच था, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में डिबेट बहुत अच्छी हुई थी। एंड उस डिबेट में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिबेट थी, उसमें 2 फैक्शन थे। जो एक फैक्शन था वो कह रहा था कि दिस प्रोविजन इज अगेंस्ट द फेडरलिज्म, अगेंस्ट फेडरलिज्म है ये। ओके, एंड सेकंड एक फैक्शन था, वो एक प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट ले रहा था इस चीज के ऊपर कि प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एंड दे वर सेइंग, जो सेकंड फैक्शन था, सेकंड स्कूल ऑफ थॉट था, दे वर सेइंग कि इट इज नीडेड फॉर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ओके, तो ये चीज समझा गया कि ठीक है, फेडरलिज्म भी मेंटेन रहे और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी भी जरूरत है दोनों के लिए। तो कहीं ना कहीं बी आर अम्बेडकर इस चीज को लेकर के बोलते हैं कि ठीक है,
क्योंकि आप समझो कि जिस टाइम देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उस टाइम का कॉन्टेक्स्ट बहुत अलग था। कॉन्टेक्स्ट बहुत अलग का क्या मतलब है कि उस टाइम राइट्स हो रहे थे। ओके, जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया है, खास करके जो पाकिस्तान से लगता है, एंड उस टाइम जो ईस्टर्न पाकिस्तान का था और वेस्टर्न पाकिस्तान का था, राइट्स हो रहे थे बहुत ज़्यादा। उसके अलावा उस इनिशियल ईयर्स में और भी बहुत प्रॉब्लम था कि कंट्री की पॉवर्टी का प्रॉब्लम था एंड ऑल सब था। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट नहीं चले तो सेंटर के पास पावर हो कि वो स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को बरकरार रख सके। ओके, ताकि जो है कंट्री डिवाइड ना हो, ताकि कंट्री की इंटीग्रिटी बनी रहे, कंट्री की यूनिटी बनी रहे। ओके, तो ये कॉन्टेक्स्ट था जिसमें ये जो प्रेसिडेंट रूल है इसको लाना भी इंपॉर्टेंट था। ओके, ठीक है, हम लोग थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखते हैं। एक्चुअली में जो कॉन्स्टिट्यूशन में है इसमें बेसिकली आप देखोगे 355, 356 और 365। ओके, ये 3 आर्टिकल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, 355 क्या कहता है? 355 है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, अगर एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब लेट्स सपोज कि बाहर से वॉर हो जाए, किसी और कंट्री से वॉर हो जाए। ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस का क्या मतलब है कि लेट्स सपोज कि इंडिया में ही सिविल वॉर चल रहा हो। ठीक है, लेट्स सपोज कि 2 एथनिसिटी लड़ रही हो। ठीक है, तो इससे भी क्या होगा, इन सिचुएशन से क्या होगा, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक होगा, जो राइट टू लाइफ है इंडिविजुअल का वो भी वायलेट होगा, ये सारी चीजें होंगी। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 355 में कहता है कि अगर एक्सटर्नल एग्रेशन हो, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, इस तरीके की चीजें हो, या फिर जो हम लोगों ने बोला कि और अगर गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इज नॉट कैरिड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहता है कि प्रोविजन जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो स्टेट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे चलना चाहिए। तो यही वो ग्राउंड है जिसको यूज किया जा रहा है 355 का ग्राउंड, कि इफ स्टेट इज नॉट रन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या करना है? ओके, तो क्या करना है? तो 356 यूज करना है। 355 कहता है कि अगर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलता है तो हम लोग 356 प्रेसिडेंट रूल को इंपोज कर देंगे। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं प्रेसिडेंट 356 क्या कहता है। okay? 356 empowerment to impose president rule if the governor of a state reports, गवर्नर जो उस स्टेट के गवर्नर है वो अगर ये बोलते हैं, ठीक है, कि जो स्टेट है जिसका मैं गवर्नर हूं, इट इज नॉट रन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर अगर गवर्नर नहीं भी बोलते हैं एंड प्रेसिडेंट हिमसेल्फ थिंक कि जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है, देन इट इज लाइबल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक ओवर कमांड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो यही कहा जाता है आर्टिकल 356 में, that the constitutional machinery has broken down or if the president otherwise is satisfied। ठीक है, गवर्नर के रिपोर्ट पे या तो गवर्नर कहते हैं कि स्टेट इज नॉट रन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर गवर्नर नहीं भी कहते हैं एंड द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ फील्स is satisfied that the state is not running in accordance with the constitution, तो भी क्या होगा, प्रेसिडेंट रूल को इंपोज किया जाएगा। प्रेसिडेंट रूल किससे इंपोज किया जा रहा है? आर्टिकल 356 से किया जा रहा है। ओके, एंड उसका ग्राउंड कहां पे है? 355 में। एक और ग्राउंड है, तो जो ग्राउंड है ना वो 355 में, आर्टिकल 355 में, और एक ग्राउंड है 365 में। इन दोनों ग्राउंड के बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं? 356 दैट इज प्रेसिडेंट रूल को इंपोज कर रहे हैं। ओके, तो अब हम लोगों ने 355 देखा था कि नॉट रन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, तो अब एक बार 365 भी देख लेते हैं कि सेकंड ग्राउंड क्या है। ओके, सेकंड ग्राउंड ये है, आर्टिकल 365 में जो सेकंड ग्राउंड है, मैं लिख देता हूं, ये है सेकंड ग्राउंड। ओके, सेकंड ग्राउंड कहता है इफ अ स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विथ और गिव इफेक्ट टू directions from the union, the president can deem that the state cannot carried in accordance with the constitution। ठीक है, तो ये भी वही है। ओके, 355 में क्या था कि या तो एक्सटर्नल अग्रेशन हो, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, या फिर गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन की तरह नहीं चल रहा है। 355 एक जनरल टर्म्स में बात कर रहा था, 365 एक स्पेसिफिक चीज की बात करता है। दो ग्राउंड में 365 एक स्पेसिफिक चीज की बात करता है कि बहुत सारा मैटर है जिसमें समझा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूट जो स्टेट है, स्टेट नॉट रन इन अकॉर्डेंस विथ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये जो है बहुत तरीके से हो सकता है, ये काफी ब्रॉड टर्म है,
काफी ब्रॉड टर्म है। ओके, इसमें से एक जो स्पेसिफिक चीज है वो 365 में बोला गया है कि जब यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट को कुछ बोला होगा करने को, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट ने बोला होगा किसी चीज को इंप्लीमेंट करने को या किसी डायरेक्शन को दिया होगा स्टेट को कि आपको ये करना है या ये नहीं करना है, ठीक है, बोथ केसेस में करना है या नहीं करना है, एंड स्टेट अगर इसको वायोलेट करता है, अगर स्टेट इसको वायलेट करता है तो भी ये समझा जाएगा कि स्टेट इज नॉट रन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर, मैं फिर से कह रहा हूं कि स्टेट नॉट रन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ जनरल टर्म, इसके अंदर बहुत कुछ आ सकता है। वन सच इज रिटन अंडर आर्टिकल 365। ओके, तो 355 365 के बेसिस पे 356 को इंपोज किया जाता है। ओके, इसके बेसिस पे 356 दैट मींस प्रेसिडेंट रूल को इंपोज किया जाता है। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ओके, कैसे इंपोज होता है हम लोग ये देखते हैं। ट्रिगर वही चीज कि अगर 355 का कोई ग्राउंड वायलेट किया गया हो या फिर 365 का कोई ग्राउंड वायलेट किया गया हो, ठीक है, तो फिर ट्रिगर क्या होगा कि या तो गवर्नर ने रिपोर्ट दिया, जो गवर्नर ने रिपोर्ट दिया, और प्रेसिडेंट हिमसेल्फ इज सेटिस्फाइड कि ठीक है प्रेसिडेंट रूल लाने की जरूरत है, ये ट्रिगर है। ओके, सुओमोटो, सुओमोटो मतलब जो खुद से किया जा सकता है, प्रेसिडेंट को खुद से फील भी हो तो भी हो सकता है। ओके, उसके बाद क्या होता है, इस रिपोर्ट के बेसिस पे प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट इंपोज करते हैं, प्रेसिडेंट रूल को उस स्टेट में इंपोज करते हैं। तो प्रेसिडेंट लेट्स सपोज कि एक नोटिफिकेशन निकालेंगे कि फ्रॉम दिस डेट जो है इस स्टेट में, लेट्स सपोज मणिपुर की बात करते हैं, तो फ्रॉम दिस डेट इस स्टेट में जो है प्रेसिडेंट रूल इंपोज हो रहा है, ठीक है। द मोमेंट प्रेसिडेंट वो नोटिफिकेशन निकालेंगे प्रोक्लेमेशन का, तो जो उस स्टेट में जो गवर्नमेंट होगी, जो स्टेट की गवर्नमेंट होगी, वो जो है वो डिसमिस हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, डिसमिस हो जाएगी। ओके, क्या स्टेट का लेजिस्लेचर भी डिसमिस हो जाएगा, स्टेट का लेजिस्लेचर भी डिसमिस हो जाएगा, स्टेट की गवर्नमेंट तो डिसमिस हो जाएगी। ओके, ठीक है, स्टेट का लेजिस्लेचर भी डिसमिस हो जाएगा, नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है। या तो स्टेट लेजिस्लेचर को इनिशियली सस्पेंड किया जाता है एंड लेटर अगर जरूरत पड़े तो इसको भी, स्टेट लेजिस्लेचर को भी टर्मिनेट किया जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट तो तुरंत हटा दी जाएगी वहां की, बट जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर में तो गवर्नमेंट के भी मेंबर हैं और जो अपोजिशन के मेंबर हैं वो भी हैं, ठीक है। तो इसको इनिशियली क्या किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, बाद में इसको अगर जरूरत पड़ी तो टर्मिनेट किया जाएगा। ओके, तो स्टेट लेजिस्लेचर ऑटोमेटिकली टर्मिनेट नहीं होगा, आपको ये याद रखना प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। हाउएवर, द मोमेंट प्रेसिडेंट रूल कहीं इंपोज हुआ, स्टेट गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोक्लेमेशन जो है वो डिसमिस हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। ओके, तो हम लोगों ने देखा क्या है कि एक ट्रिगर है गवर्नर का रिपोर्ट या फिर प्रेसिडेंट हिमसेल्फ फील, उसके बाद उस रिपोर्ट के बेसिस पे या प्रेसिडेंट के खुद के बेसिस पे एक प्रेसिडेंट ने एक प्रोक्लेमेशन निकाला, एक रेजोल्यूशन निकाला, एक नोटिफिकेशन निकाला। ओके, उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस हुई थी, नेक्स्ट 2 मंथ तक, ठीक है, नेक्स्ट 2 मंथ तक जो यहाँ की स्टेट की गवर्नमेंट है, तो गवर्नेंस चलेगा कैसे, आपने तो स्टेट के गवर्नमेंट को ही हटा दिया, तो गवर्नेंस कैसे चलेगा, गवर्नेंस चलेगा किसके थ्रू, जो है तब तक जो है वो जो उस स्टेट के गवर्नर है ना, वो गवर्नर चलाते हैं। गवर्नर किसकी मदद से चलाते हैं, गवर्नर चलाते हैं चीफ सेक्रेटरी की मदद से, जनरली देखा जाता है चीफ सेक्रेटरी की मदद से चलाते हैं। चीफ सेक्रेटरी कौन है, सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर ऑफ द स्टेट, सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर जो होते हैं स्टेट के, उनको हम लोग चीफ सेक्रेटरी कहते हैं। तो गवर्नर जनरली फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो चीफ सेक्रेटरी की मदद से चलाते हैं। ओके, 2 मंथ्स के लिए। वाई 2 मंथ्स, आई एम सेइंग 2 मंथ्स, या 2 मंथ से कम भी हो सकता है, बिकॉज फिर विद इन दिस 2 मंथ लेस देन इक्वल टू, मतलब 2 मंथ के अंदर जो वो प्रोक्लेमेशन निकाला गया था स्टेट के गवर्नमेंट को हटाने का, प्रेसिडेंट रूल इंपोज करने का, वो तभी वैलिड होगा 2 मंथ के बाद जब पार्लियामेंट अप्रूव करेगी। ओके, तो पार्लियामेंट जो सेंटर का लेजिस्लेचर है वहां पे जाएगा ये प्रोक्लेमेशन, ठीक है, दिल्ली में जाएगा, डेट इज दिल्ली में जाएगा, ठीक है, जो दिल्ली में पार्लियामेंट है, एंड दोनों हाउस लोकसभा और राज्यसभा जो है उसको विद इन 2 मंथ जो है सिंपल मेजोरिटी के साथ जो है उसको अप्रूव करेंगे। सिंपल मेजोरिटी क्या होता है कि लेट्स सपोज टोटल मेंबर कितने हैं, 550 मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में, ठीक है, तो लेट्स सपोज कि 550 है, ओके, लोकसभा में, ठीक है, तो 550 में आपको जो है उस दिन 400 ही लोग आए हुए थे, 400 ही एमपीज प्रेजेंट थे, ठीक है। तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है कि विच एवर इज प्रेजेंट एंड वोटिंग, whoever MPs are that day पे present and voting,
जो भी कर रहे हैं, जो प्रेजेंट है, लेकिन ऐसा नहीं कि अब वोट नहीं कर रहे, प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंट भी है और वोट भी कर रहे हैं, तो लेट्स सपोज कि ऐसे 400 ही मेंबर थे उस दिन प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, उसका 50%, ठीक है, उसको सिंपल मेजोरिटी कहते हैं, उसका 50% कितना हो जाएगा 200। तो अगर इसको पास होना है तो कितना चाहिए 200 प्लस 1, ओके, 201 पे ये पास हो जाएगा, 50% प्लस 1 पे वो पास हो जाएगा, ओके, 50% पे तो टाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है टोटल प्रेसिडेंट रूल को इंपोज करने का तरीका, ओके, कि पहले ट्रिगर था, ट्रिगर को देख करके प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन इशू किया, एंड प्रोक्लेमेशन जब इशू किया तो विद इन 2 मंथ पार्लियामेंट को जो है उसको पास करना होगा, पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ जो है उसको पास करेगी, ठीक है, विद इन 2 मंथ करेगी और सिंपल मेजोरिटी से करेगी, ठीक है। लेट्स सपोज कि विद इन 2 मंथ नहीं पास कर पाती है तो प्रेसिडेंट रूल रिवोक हो जाएगा, प्रेसिडेंट रूल रिवोक हो जाएगा। हो सकता है ना कि लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन था किसी स्टेट में और 2 महीने की जरूरत ही नहीं पड़े, ओके, जब तक पार्लियामेंट अप्रूव करता उससे पहले ही देखा गया कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक हो गई, तो अब प्रेसिडेंट रूल क्यों इंपोज करना है, ओके, तो फिर जो है सिंपल मेजोरिटी से पास नहीं भी हो तो भी हो जाएगा, छोड़ भी दिया जाए 2 महीने तक, और 2 महीने के बाद जैसे ही 2 महीने का टाइम एक्सपायर होगा तो खुद ब खुद जो है वो प्रेसिडेंट रूल हट जाएगा, ओके, रिवोक हो जाएगा, ओके। तो ये है कंडीशन, ओके। तो एक बार लेट्स सपोज कि पार्लियामेंट ने विद इन 2 मंथ पास कर दिया, सिंपल मेजोरिटी चाहिए थी, कर दिया, ओके, अब कर दिया तो अब प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू हो गया, तो शुरू के तो 2 महीने थे, इस 2 महीने के बीच में कहीं भी हुआ, यहां से जब भी प्रेसिडेंट रूल को पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है तो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू रहेगा, प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। 6 मंथ के बाद क्या होगा, 6 मंथ के बाद वापस से पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना होगा, तो एवरी 6 मंथ पे जो है, अगर एवरी 6 मंथ पे अप्रूव करना पड़ता है पार्लियामेंट से, जब मैं पी को ऐसे कर दूं तो आप पार्लियामेंट समझना, एवरी 6 मंथ पे पार्लियामेंट का अप्रूवल नीडेड, ओके। ऐसा नहीं होगा कि एक बार पार्लियामेंट ने स्टार्टिंग में पास किया विद इन 2 मंथ एंड उसके बाद प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू कर रहा है इंडेफिनिट टाइम के लिए, वैसा नहीं होता है, हर 6 मंथ पे इसको जो है वापस से रिन्यू करना पड़ता है, ओके। तो आप एवरी 6 मंथ किए जा रहे हो, इस 6 मंथ में किया, इस 6 मंथ में किया, इस 6 मंथ में किया, कब तक कर सकते हो आप, मैक्सिमम जो है ना, आप मैक्सिमम 3 इयर्स तक कर सकते हो, प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में मैक्सिमम 3 इयर्स तक ही इंपोज रहेगा, ओके। उसमें भी एक कंडीशन है कि इस 3 साल में अगर इंपोज रखना भी है तो अगर 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर, अगर आफ्टर 1 ईयर भी कंटिन्यू करना है प्रेसिडेंट रूल को, मतलब 1 साल के बाद नेक्स्ट 2 ईयर के लिए भी कंटिन्यू करना है, तो 2 कंडीशन है कॉन्स्टिट्यूशन में और उस दोनों को सेटिस्फाई करना जरूरी होता है, ओके। क्या कंडीशन होता है वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, ओके। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है प्रेसिडेंट रूल के, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है कि आप समझो कि 3 विंग है, जो गवर्नमेंट, जो किसी भी कंट्री में जो गवर्नमेंट है आप समझ लो एक तरीके से, ठीक है, तो 3 विंग होता है बेसिकली, डेमोक्रेसी के 3 विंग्स है, ओके। 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी हम लोग जानते हैं, एक हो गया लेजिस्लेचर, एक हो गया एग्जीक्यूटिव जिसको गवर्नमेंट बोलते हैं हम लोग, और तीसरा हो गया जुडिशरी, ओके। तो हम लोग इन तीनों के ऊपर इंपैक्ट देखेंगे कि प्रेसिडेंट रूल का इन तीनों चीज के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर के ऊपर क्या होगा, एग्जीक्यूटिव पावर मतलब जो गवर्नमेंट थी, तो गवर्नमेंट जो थी स्टेट की, क्या हुआ, मैंने बोला कि वो जो है डिसमिस हो जाती है, द गवर्नमेंट इज डिसमिस्ड, एग्जीक्यूटिव इज डिसमिस्ड, और उसके बाद कौन चला रहा होता है उस स्टेट को, फिर गवर्नमेंट तो है नहीं, तो गवर्नर चलाते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट गवर्नर चलाते हैं, बिकॉज इट इज व्हाट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट रूल। तो प्रेसिडेंट खुद नहीं रूल करता है, प्रेसिडेंट गवर्नर को ये पावर देते हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेशन चलाओगे, गवर्नेंस जो है वो वहां का आप चलाओगे। गवर्नर भी खुद नहीं कर पाते हैं तो वो साथ में हेल्प ले लेते हैं, चीफ सेक्रेटरी या किसी की मदद लेते हैं, ओके। तो इस तरीके से चलता है, ओके। लेजिस्लेचर के ऊपर क्या होगा, जैसे मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके ऊपर क्या होगा, इट इज ईदर डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड, ठीक है। अभी जो प्रोविजन हुई है कि जब तक पार्लियामेंट ने पहला अप्रूवल नहीं दिया है, दैट इज विद इन 2 मंथ के अंदर जो अप्रूवल चाहिए होता है, जब तक वो 2 मंथ के अंदर पार्लियामेंट से अप्रूवल नहीं आया तब तक सस्पेंडेड रखा जाता है, ओके। द मोमेंट पार्लियामेंट का अप्रूवल आ गया तो फिर डिसॉल्व कर दिया जाता है, ओके, ठीक है, ये है, ओके। और लेट्स सपोज कि जो है
2 मंथ के बाद पार्लियामेंट का अप्रूवल आ गया और लेजिस्लेचर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो अब लॉज कौन बनाएगा? ठीक है, गवर्नेंस ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन तो गवर्नर चला ले रहे हैं, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी की मदद से, बट लॉज कौन पास करेगा? तो उस स्टेट के लिए जो लॉज पास करेगी वो पार्लियामेंट करेगी तब, ओके, तब पार्लियामेंट करेगी। जब तक वहां पे उस स्टेट में लॉ होगा या बजट होगा वो कौन पास करेगा? पार्लियामेंट पास करेगा उस स्टेट के लिए, ओके, ये है। थर्ड चीज के ऊपर हम लोग इफेक्ट देखते हैं, कोर्ट के ऊपर क्या इफेक्ट है, कोर्ट्स के ऊपर, ठीक है। द पावर्स एंड स्टेटस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट रिमेन्स अनचेंज्ड, ओके, इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट के पावर सब पे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। एक फोर्थ चीज भी हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ चीज ये है कि इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स, कुछ भी नहीं है इम्पैक्ट, ओके, फंडामेंटल राइट के ऊपर नहीं है। मैंने ये इसलिए यहाँ पे लिखा है अलग से, बिकॉज जब आप नेशनल इमरजेंसी पढ़ोगे आर्टिकल 352 के अंडर में, तो उसमें फंडामेंटल राइट्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। बट ये जब हम लोग कभी बाद में कवर करेंगे तो इसका भी देखेंगे, बट इसलिए मैंने एक कंपैरिजन के लिए यहाँ पे लिख दिया कि फंडामेंटल राइट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो क्या अल्टीमेटली सिनेरियो क्या हो गया कि फंडामेंटल राइट पे कोई इम्पैक्ट नहीं, हाई कोर्ट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं, ठीक है, या जुडिशरी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं, ओके, उसके अलावा जो हाई कोर्ट है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा हम लोग क्या बात किया कि लेजिस्लेचर क्या रहती है? सस्पेंडेड और डिसॉल्व्ड, ठीक है, इनिशियली सस्पेंडेड देन डिसॉल्व्ड। और एग्जीक्यूटिव क्या है? एग्जीक्यूटिव इज डिसॉल्व्ड ओनली, मैंडेटरली डिसॉल्व्ड द मोमेंट प्रोक्लेमेशन हुआ तो ये डिसॉल्व हो जाएगी, ओके। तो ये 4 चीजें हम लोगों ने देखा इफेक्ट, ठीक है। ग्राउंड्स फॉर इम्पोजिशन, ठीक है, आज तक देखा गया है कि किस किस ग्राउंड पे जो है आज तक इम्पोज किया गया है, ओके। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने तो कह दिया कि व्हेन द स्टेट इज नॉट रन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, वो इतना वेग वर्ड है, वो इतना सब्जेक्टिव वर्ड है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा ही नहीं कि व्हाट इज मेंट बाय द स्टेट नॉट रनिंग इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। देयरफॉर एक बहुत बड़ी सब्जेक्टिविटी आ जाती है, एक सब्जेक्टिविटी का स्कोप है, एंड द मोमेंट सब्जेक्टिविटी का स्कोप होता है तो ये वो पॉलिटिकली मिसयूज होता है, काफी पॉलिटिकल मिसयूज हुआ है ये। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि इट शुड रिमेन एज अ डेड लेटर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को लगता था कि वो डेड लेटर की तरह रहना चाहिए, कि ठीक है वो है, जब काम पड़े तो ही यूज करना है, अदरवाइज उसको डेड लेटर की तरह पड़े रहने दो। बट रियलिटी क्या है कि 1951 द फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू फोर्स, वहीं से हम लोगों ने चालू कर दिया इसको इम्पोज करना, एंड आज तक हम लोगों ने मोर देन 100 टाइम्स इसको इम्पोज किया है। ब्लेटेंट मिसयूज है इस चीज का, ओके। तो देखते हैं हम लोग, ओके। तो ग्राउंड्स फॉर इम्पोजिशन आज तक क्या क्या देखा गया? हंग असेंबली, ओके, ये जेन्युइन केस है, जेन्युइन केस है। क्यों? बिकॉज लेट्स सपोज कि एक स्टेट है और उसमें किसी पार्टी को पावर बनाने के लिए, सपोज कि एक स्टेट है और उसमें जो है 400 सीट्स हैं, ठीक है। तो अगर आपको 400 सीट्स उस स्टेट में है, स्टेट लेजिस्लेचर में, तो आपको पार्टी अगर बनानी है और आपको गवर्नमेंट बनानी है तो आपको कितना सीट चाहिए होगा? 50% + 1 एब्सोल्यूट जितने नंबर ऑफ सीट्स हैं उस असेंबली में, टोटल नंबर ऑफ सीट्स ये थे, टोटल नंबर ऑफ सीट्स ये था, तो आपको कितना चाहिए? 50% + 1 दैट इज 201, ये चाहिए होगा, ठीक है। लेट्स सपोज कि 201 किसी के पास नहीं, 400 का कॉम्बिनेशन इस तरीके से है कि 200-200 होगा ना, तो आप एक काम करो, 200-200 होगा तो एक के पास, लेट्स सपोज कि कुछ कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जिसमें 200-200 कुछ है नहीं, 2 से ज़्यादा पार्टी है, ठीक है, तो एक के पास 100 सीट है, एक के पास 102 सीट्स है, बचा हुआ जो है उसके पास कुछ जो है बची हुई सीट्स हैं, ठीक है। 150 कर लो, आप इसको भी 150 कर लो, इस तरीके से कर लो, ठीक है। लेट्स सपोज उस स्टेट में 3 पार्टी, एक को 150 सीट्स आई, दूसरे को भी 150 सीट्स आया, अब कितना सीट बच गया? 100 सीट बच गया, इसको 100 सीट बच गया। बट पावर में आने के लिए कितने सीट्स चाहिए थे? 201 चाहिए था। 201 का फिगर तीनों में से किसी पार्टी के पास नहीं है, दैट इज कॉल्ड हंग असेंबली। दिस इज व्हाट? हंग असेंबली, ओके। तो इस केस में जो है फिर अगर गवर्नमेंट नहीं बनेगी, बट जो है कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो है कोई भी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के ही हिसाब से चलना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट करता है कि गवर्नमेंट होनी ही चाहिए, बट गवर्नमेंट नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो फिर प्रेसिडेंट रूल इंपोज करना ही पड़ेगा, ओके, टिल द टाइम फिर से इलेक्शन नहीं होता है और फिर से किसी को 201 सीट्स आता है या नहीं होता है इस चीज पे, तो उसको हम लोग हंग असेंबली का केस कहता है, दैट इज अ जेन्युइन केस, ओके। उसके अलावा लॉस ऑफ मेजोरिटी की, लेट्स सपोज बहुत बार होता है कि एक पार्टी पावर में रहती है और वो मार्जिन से जीत रही होता है। लेट्स सपोज इस केस में कितना चाहिए था? 201, तो एक पार्टी के पास 203 था, कितना था? 203 था, तो उसने पावर बना रखा था। इसके 2 MLA जो है वो किसी और पार्टी में चले गए, नहीं 3 MLA किसी और पार्टी में चले गए,
ठीक है, 3 MLA लेफ्ट, ठीक है। तो अब कितने इसके पास बच गए, अब बच गया 200, तो 201 के मार्क्स से कम है, तो फिर क्या होगा, फिर से जो है स्टेट जो है वो उसमें गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो सकती, तो फिर क्या हो गया, स्टेट जो है गवर्नमेंट डिसॉल्व, फिर डिसॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो या तो लॉस ऑफ मेजोरिटी का केस हो, हंग असेंबली का केस हो, ये देखा गया है। डिफाइंस ऑफ द सेंटर, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही बोला है। ओके, एंड सिक्योरिटी ब्रेकडाउन, जो कि आर्टिकल 355 में भी था कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट कि वो स्टेट को जो है किसी भी तरीके के लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन से बचाए। ओके, तो ये तो 4 कॉन्स्टिट्यूशन से है ही। ओके ओके, हम लोगों ने बात किया आर्टिकल 356 वाज डेजिग्नेटेड एज अ सेफ्टी वाल्व की तरह यूज करने को किया गया था। सेफ्टी वाल्व किस लिए, कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन जो है इंटैक्ट रहे, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी इंटैक्ट रहे। ओके, ठीक है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, बी आर अम्बेडकर के बारे में मैंने बताया कि उन्होंने बोला कि इट शुड रिमेन, दिस आर्टिकल 356 शुड रिमेन, प्रेसिडेंट रूल शुड रिमेन एज अ डेड लेटर, बट हुआ क्या अभी तक 100 टाइम से ज्यादा इन्वोक किया गया। ओके, तो ऐसा है कि फिर हम लोग देखते हैं कि चैलेंजेस क्या है, पहले चैलेंजेस देखेंगे और फिर नीड देखेंगे। ओके ओके, चैलेंजेस पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या क्या है। प्रॉब्लम यह है कि वी आर अ फेडरल कंट्री, इट इज सेड इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 1 of the constitution says India, that is Bharat, shall be union of states. The moment it says that India is a union of state, that means we are a federal country. हम लोग फेडरल कंट्री हैं जहां स्टेट और सेंटर के अपने अपने पावर हैं, ठीक है, कोई किसी के पावर में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता इंटरफेयर, दैट इज कॉल्ड फेडरल कंट्री। ओके, बट यहां सेंटर कर रही है इंटरफेयर थ्रू द यूज ऑफ आर्टिकल 356। देयरफॉर ये आर्टिकल 1 का वायलेशन है, दिस वायलेट्स आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्रोपाउंडेड इन द केशवानंद भारती केस ऑफ 1973 कहता है कि फेडरलिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये जो केशवानंद भारती ने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बोला था, फेडरलिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर, ये किसने बोला, ये एसआर बोम्मई केस में बोला गया। एसआर बोम्मई केस में बोला गया कि फेडरलिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू कैन नॉट वायलेट फेडरलिज्म, और यहां पे फेडरलिज्म वायलेट हो रहा है। व्हाई, बिकॉज सेंटर इज ट्रांसएग्रेसिंग इनटू द डोमेन ऑफ स्टेट। ओके, तो पहला प्रॉब्लम क्या है, इट इज अगेंस्ट द फेडरलिज्म। ओके, यूनिटरी पावर्स को इंपोज किया जा रहा है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाया जाता है। ओके, उसके अलावा क्या है, फेडरलिज्म को थ्रेट कैसे, गवर्नर का रोल, गवर्नर का जो ऑफिस है ना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये एक इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ ऑफिस है। ओके, बट जनरली देखा गया कि गवर्नर एक्ट्स एज एजेंट ऑफ सेंटर, ऐसा देखा गया है। ठीक है, कि गवर्नर वो करना है जो यूनियन गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो जो बोलती है, क्योंकि गवर्नर डायरेक्टली अपॉइंट कौन करते हैं, सेंटर करता है। ठीक है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है गवर्नर को करने को, गवर्नर वही कर रहे हैं। देयरफॉर इसके कारण क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि जो है जो फेडरलिज्म है वो वायलेट हो रहा है। ओके, तो दिस इज द केस। ठीक है, इसके अलावा क्या है, पॉलिटिकल मिसयूज, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। एक बार क्या हुआ कि गवर्नर इस तरीके से प्रेसिडेंट रूल इंपोज हुआ है कि जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट और जनता गवर्नमेंट के बीच में टसल चल रहा था, तो ये गवर्नमेंट और ये गवर्नमेंट, जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आई, सो इट सेज कि इन्होंने बोला कि सिंस सेंटर में गवर्नमेंट है, सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, एंड इसीलिए जो स्टेट में नॉन कांग्रेस वाली गवर्नमेंट है, दैट गवर्नमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल। नाउ दिस इज वेरी वेग, समथिंग वेरी सब्जेक्टिव टू से। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जनता गवर्नमेंट आएगी वो भी यही कर रही है, या फिर पहले जनता गवर्नमेंट ने किया एंड देन इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने किया, बट देन मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि इस तरीके से मिसयूज किया जा रहा है। ठीक है, ओके, डिसमिसिंग राइवल्स, historically used article 356 to dismiss state government run by opposition on flimsy ground like the loss of public confidence, जो मैं आपको बता रहा था after the लोकसभा इलेक्शन डिफीट। ठीक है, ओके, अवॉइडिंग द फ्लोर टेस्ट जो होता है, जो मैंने बोला कि 50% को जो है फ्लोर पे, जो लोकसभा है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसमें प्रूव करना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट क्लेम कर रहा है कि मैं गवर्नमेंट बनाऊंगा, उसके पास 50% की मेजोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो किसी को पता है कि मेरे पास लेट्स सपोज कि यूनियन में एक गवर्नमेंट है, लेट्स सपोज कि यूनियन
लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे एक गवर्नमेंट है, ओके, लेट्स सपोज उसको एक्स कहते हैं हम लोग, ठीक है, यूनियन लेवल पे जो है, और स्टेट में जो है वाई है, ठीक है। तो एक्स जो है वो सेंटर में है, ऑलरेडी पावर में है, और वाई जो है वो स्टेट में ऑलरेडी पावर में है, ठीक, ये वाला केस है। तो एक्स को पता है कि वाई में जो एक्स को पता है कि स्टेट में उसकी सरकार नहीं बन पाएगी, ओके, अगर फ्लोर टेस्ट करवा लिया जाएगा, 50% का मेजोरिटी दे दिया जाएगा, तो सेंटर फिर गवर्नर को बोलेगा कि आप यहाँ का जो स्टेट का जो गवर्नमेंट है आप उसको ही डिसमिस करवा दो, कह करके कि 356 के अंदर गवर्नर रूल लग रहा है। एंड देन क्या करेगी सेंटर, फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा देगी, एंड प्रेसिडेंट रूल लगाएगी तो कौन करेगा इसमें, जो है यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर आ जाता है। तो इस तरीके से मिसयूज किया जा रहा है रादर, ओके, ओके, ये है। थर्ड प्रॉब्लम क्या है, मैंने हम लोगों ने पहला प्रॉब्लम क्या देखा, इट इज अगेंस्ट द फेडरलिज्म, ठीक है, मिसयूज हो रहा है ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर, मिसयूज ऑफ गवर्नर ऑफिस, ओके, फ्लोर टेस्ट को अवॉइड किया जा रहा है। इसके अलावा क्या, लैक ऑफ क्लैरिटी, वेग डेफिनेशन, मैंने बोला था ना कि द टर्म फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, जिसके बेसिस पे 356 को इंपोज किया जा रहा है, ये एक्चुअल में खुद ही डिफाइंड नहीं है, दिस इज वेरी सब्जेक्टिव, ओके, तो ये सारी चीजें हैं, ओके, चैलेंजेस में। ओके, सेफगार्ड देखने से पहले हम लोग अब ये भी देखेंगे कि इसका नीड क्या है, ओके, इसका नीड है ही क्या, अगर ऐसा है तो हम लोग हटा ही क्यों नहीं देते हैं, नहीं, बिकॉज एक तो नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी वो आज भी बहुत वैलिड है, ओके, लॉ एंड ऑर्डर के ब्रेकडाउन के कॉन्टेक्स्ट में इसको लाया गया था, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन के कॉन्टेक्स्ट में। क्या आज लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन स्टेट में नहीं है, बिल्कुल है, आप जेएनके देख लो, ठीक है, पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट चल रहा था इतने दिन तक, जेएनके में इतना एंटी एंटी आप कह लो कि एक सेसेशनिस्ट मूवमेंट देखने को मिला है, ठीक है, सेसेशनिस्ट मतलब कि इंडिया से अलग होकर के कुछ अलग कंट्री बनाने का, इस टाइप का डिमांड, ये क्या होगा, दिस इज अगेंस्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री, तो ये आज भी वैलिड है, देयरफॉर आर्टिकल 356 का होना भी जरूरी है, ओके, हम लोग दोनों साइड देखेंगे, ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टिन्यूटी, जो मैंने बोला था कि कोई भी स्टेट जो है वो विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन, विदाउट गवर्नमेंट नहीं चल सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। तो इस मैंडेट को फुलफिल करने के लिए जो है, अगर मान लो कि गवर्नमेंट स्टेट में नहीं है तो फिर कैसे चलेगा, तो प्रेसिडेंट रूल लगा के चलाना पड़ेगा, ओके, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। उसके अलावा कॉम्प्लायंस विथ फेडरल डायरेक्शंस, ओके, इंपॉर्टेंट है, जो 365 में ग्राउंड मैंने बोला था कि यूनियन गवर्नमेंट अगर कुछ स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन देती है कि आपको ऐसा करना है या नहीं करना है, ठीक है, तो और वो नहीं करने पे 356 इंपोज हो रहा था, बट ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, एज अ टीम इंडिया कॉन्सेप्ट पे काम करे, ठीक है, लेट्स सपोज कि यूनियन गवर्नमेंट चाहती है कि उनके स्टेट से जो रेलवेज पास हो रहा है उसका प्रोटेक्शन अच्छे से किया जाए, लेट्स सपोज, ठीक है, ये चीज है, और स्टेट जो है इस चीज को नहीं अच्छे से करे तो क्या होगा, रेलवे की प्रॉपर्टी खराब होगी, ठीक है, किसको प्रॉब्लम होगा, मुझे और आपको प्रॉब्लम होगा, इस तरीके से तो कंट्री नहीं चल सकती है। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट कि जो फेडरल डायरेक्शन है उसके साथ भी कंप्लाई किया जाए, ओके, तो ये है, ठीक है। और किस लिए इंपॉर्टेंट है कि होना चाहिए 356, टू प्रिवेंट स्टेट टायरनी, ठीक है, हो सकता है ना कि किसी स्टेट के पास ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी हो, मेजॉरिटी यूज हो, एंड वो उस स्टेट में जो माइनॉरिटी हैं ऑन एनी बेसिस, लैंग्वेज, रिलीजन, एथनिसिटी, किसी भी बेसिस पे हो, उसके ऊपर वो कुछ इंपोज करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, या फिर कुछ जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चीजों को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हो, देन भी इंपॉर्टेंट है कि देन सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर करे, ओके, तो प्रिवेंटिंग स्टेट टायरनी, ये सारी चीजें हैं, ओके, ठीक है, ओके। तो फिर सेफगार्ड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है, मैंने आपको बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन से सेफगार्ड है कि टोटल जो है प्रेसिडेंट रूल कितने साल के लिए लगाया जा सकता है, 3 इयर्स के लिए लगाया जाता है, बट द मोमेंट आप 1 ईयर से ज्यादा के लिए प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हो तो आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, सेंटर को 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ओके, वो है कि इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 1 ईयर अनलेस, 2 कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये है कि पूरी कंट्री में इमरजेंसी लगा हुआ, नेशनल इमरजेंसी इंपोज्ड है कंट्री में, ओके, और साथ में एक और कंडीशन क्या है कि इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करे कि उस स्टेट में अभी इलेक्शन कराने के हालात नहीं है, ओके, ये 2 कंडीशन लगेगा ही लगेगा, ओके, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है। इसके अलावा सेफगार्ड्स कहां से आ रहे हैं, तो कोर्ट से आ रहे हैं, एसआर बोमाई केस, जिसमें बोला गया कि फेडरलिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आप बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में इसको पढ़ोगे कि ये वायलेट नहीं हो सकता, ये सारी चीजें, ओके, तो एसआर बोमाई केस,
इस केस में भी जो रिकमेंडेशन है मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा एक कमेटी कमीशन है जिसको आप कंक्लूजन या कहीं यूज कर सकते हो, एक काफी इंपॉर्टेंट कमीशन है। इस कमीशन ने बहुत सारी चीजों के ऊपर रिकमेंडेशन दिया है, उसमें से एक पे जो रिकमेंडेशन था इनका 356 के ऊपर रिकमेंडेशन था। एंड सरकारी कमीशन कहती है कि आर्टिकल 356 जो है इट शुड बी यूज वेरी स्पेरिंगली, मतलब बहुत ही कम यूज होना चाहिए, एंड ऑल्सो एज अ मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, जब कुछ नहीं बचा तो यूज करो। सी पॉलिटी के जब आप आंसर्स लिखोगे, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन, कोर्ट का डायमेंशन, ठीक है, कमिटीज का डायमेंशन, ये 3 चीजों को एटलीस्ट आप फुलफिल करो। ओके, ठीक है। तो एसआर बोमई वाले केस में मैंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट जो है क्या क्या सेफगार्ड प्लेस करता है कि टेस्टिंग मेजोरिटी ऐसा नहीं है कि सेंटर में किसी की सरकार बनी तो वो स्टेट की गवर्नमेंट को हटा रहा हो, ठीक है, ये कह करके कि लोगों का विल फुलफिल नहीं हो रहा है। नहीं, ये जो चीज है ना, ये मेजोरिटी कहाँ टेस्ट होगी, ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे ही होगी। जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके फ्लोर पे 50% +1 को प्रूव करना पड़ेगा। ओके, दिस इज टेस्टिंग मेजोरिटी एट द फ्लोर ऑफ द हाउस। उसके अलावा एसआर बोमई में क्या बोला गया, जुडिशियल स्क्रूटनी की बात की गई कि हो सकता है कि किसी मेलिफाइड इंटेंशन के साथ, जो पॉलिटिकल मिसयूज है उस इंटेंशन के साथ है, किसी लीगली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया। तो कोर्ट इसमें जुडिशियल रिव्यू करेगी, और अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं रेलेवेंट इतना मटेरियल नहीं है कि वहां से गवर्नमेंट को हटाया जाए, ठीक है, तो फिर वो वापस से उस गवर्नमेंट को, जो पिछली गवर्नमेंट थी जिसको हटाया गया था, उसको वापस से रीइंस्टेट कर सकती है कोर्ट। ओके, ये एसआर बोमई का जजमेंट है। ओके, डिसोल्यूशन डिले के भी बारे में बात किया गया है कि कैन नॉट बी डिसॉल्व अंटिल पार्लियामेंट, जो मैंने बताया था कि शुरू में सस्पेंड ही कर सकते हैं। ओके, डिसॉल्व तब तक नहीं करेंगे जब तक वो विद इन 2 मंथ, वो जो पार्लियामेंट वाला कंडीशन है ना, जब तक वो नहीं होगा तब तक जो है इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड मैंने बताया रीस्टोर भी किया जा सकता है अगर मेलिफाइड इंटेंशन के साथ स्टेट गवर्नमेंट को मेलिफाइड इंटेंशन के साथ हटाया गया था, और कोर्ट को लगता है कि मटेरियल इतना प्रूफ नहीं है, कि सिचुएशन इतनी एग्रेवेटिंग नहीं थी कि स्टेट गवर्नमेंट को हटाया जाए, तो कोर्ट चाहेगी तो वापस से उस गवर्नमेंट को प्लेस कर देगी। दैट इज कॉल्ड रीइंस्टेशन ऑफ द डिसमिस्ड गवर्नमेंट। ओके, ये है। ओके, पहला टॉपिक हमारा लेंदी था बट काफी इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली मेंस में आएगा। प्रीलिम्स में मैंने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसमें सब कुछ कवर कर लिया है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारे 2 छोटे छोटे टॉपिक्स है। ओके, तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बारे में है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी, अब जो 2 आर्टिकल है वो थोड़ा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है वो खत्म होने पे आ गई है 5 फरवरी, आज के डेट में जो है आज इसका लास्ट डेट है इस ट्रीटी का। ये ट्रीटी है क्या, ये एक्चुअली यूएसए और रसिया के बीच में एक ट्रीटी थी कि दोनों न्यूक्लियर मिसाइल्स, न्यूक्लियर आर्सेनल्स, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं, एक लिमिट से ज्यादा नहीं क्रिएट करेंगे, मतलब डिप्लॉय करके रखेंगे। एक लिमिट से ज्यादा डिप्लॉयड नहीं रहेगा, नया क्रिएशन भी नहीं होगा। ओके, ये किस ट्रीटी में बोला गया, न्यू स्टार्ट ट्रीटी में बोला गया। रशिया एंड यूएसए टुगेदर, और क्यों इंपॉर्टेंट था इस दोनों कंट्री के बीच में ये ट्रीटी होना, बिकॉज दीज 2 कंट्री रशिया एंड यूएसए टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, जितना वर्ल्ड में न्यूक्लियर वेपन यूज किया है ना, जो अवेलेबल है उसका 80% इन दोनों के पास है। बस न्यूक्लियर जो मटेरियल है इसके पास है, न्यूक्लियर वेपन यूएसए और रशिया के पास, इसलिए ये ट्रीटी काफी इंपॉर्टेंट थी। कब साइन किया गया था, 2010 में, entered into force in 2011 and 5th February 2026 लास्ट डेट है इसका। ओके, तो इसलिए यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनका आर्टिकल था, वो कह रहे थे कि जल्द से जल्द एज सून एज पॉसिबल जो है न्यू ट्रीटी को साइन किया जाए, वापस से एक न्यू ट्रीटी साइन की जाए। ओके, न्यू न्यूक्लियर की कोई भी एक ट्रीटी वापस से साइन करने के लिए बोल रहे थे। ओके, तो यही है, नथिंग मच। और इस ट्रीटी में कैसा था कि दोनों कंट्री 1550 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉयड स्टेट में नहीं रख सकते हैं। दिस इज इटसेल्फ ह्यूज। 1550 2 न्यूक्लियर वेपन खत्म कर देगा पूरी दुनिया को, ठीक है, अगर अच्छे बड़े वाले वेपन्स को यूज कर लिया जाए। दिस इज 1550 ईच। अगर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होता तो सोचो कि कितने न्यूक्लियर वेपन्स और बनाए गए होते। ओके, इसके अलावा डिलीवरी सिस्टम के भी ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि ठीक है, आप न्यूक्लियर वेपन तो बना ले रहे हो बट न्यूक्लियर वेपन को किस चीज से डिलीवर करोगे, तो आप किसी मिसाइल से करोगे, तो मिसाइल्स के भी ऊपर रिस्ट्रिक्शन था। ओके, तो ये है न्यू स्टार्ट ट्रीटी। फुल फॉर्म क्या है, न्यू स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ठीक है, और क्या था इस ट्रीटी में कि एक दूसरे का जो न्यूक्लियर साइट है ना, जो न्यूक्लियर वेपन साइट है, कहीं पे तो रखे हुए होंगे ना वो लोग न्यूक्लियर वेपन्स को, इसका इंस्पेक्शन कर सके दोनों कंट्री, एक दूसरे के उस साइट को इंस्पेक्ट कर पाए, तो इसके लिए भी था ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे,
ताकि पता तो चले कि 1550 से ज़्यादा किसी कंट्री ने कर लिया या नहीं किया, वो ट्रांसपेरेंसी के लिए। ओके ओके, स्ट्रेंथन आर्म्स कंट्रोल रिजिम। एक्चुअली ये आईआर के एक बिग टॉपिक के अंडर में फॉल करेगा। जो कभी अगर हम लोग न्यूक्लियर का टॉपिक लेंगे तो, और जब आप स्टैटिक में पढ़ोगे, स्टैटिक में जब आप आपके GS2 आईआर में है वो टॉपिक, GS2 में भी, और पॉलिटिकल साइंस का जो आईआर का पार्ट है उसमें भी है ये न्यूक्लियर वाला पूरा का पूरा जो न्यूक्लियर रिजिम के ऊपर टॉपिक है। ओके, लास्ट सबसे छोटा टॉपिक, इंडिया किर्गिस्तान ने एक्सरसाइज खंजर किया है। इंपॉर्टेंट बस एक ही चीज़ है कि खंजर एक्सरसाइज किसके किसके बीच में होता है, इंडिया किर्गिस्तान के बीच में होता है। स्टेट सर्विसेज में पूछा जाता है मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में। ओके, 13th एडिशन था, कहाँ पे हुआ, आसाम में हुआ। ठीक है, ये ऑल्टरनेटिवली होता है, ऑल्टरनेट बेसिस पे होता है। ठीक है, तो 2025 में कहाँ हुआ, किर्गिस्तान में हुआ था, किर्गिस्तान में हुआ था 2025 में। तो इस साल कहाँ पे होगा, इंडिया में होगा। ओके, नेक्स्ट ईयर कहाँ होगा, वापस से किर्गिस्तान में होगा। इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे हुआ आपको इतना सा बस याद रखना है, 13th एडिशन, इंडिया किर्गिस्तान, एक्सरसाइज का नाम खंजर, कहाँ पे हुआ, आसाम में हुआ। ठीक है, ओके ठीक है। थोड़ा सा एम ऑफ द एक्सरसाइज वही बोल बचन है, स्पेशल कुछ भी नहीं, कि चाह रहे थे कि दोनों कंट्री का जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है इस चीज़ को शेयर किया जा सके, काउंटर टेररिज्म पे स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग हो सके। ठीक है, माउंटेनस टेरेन में कैसे लड़ना है इस चीज़ के लिए हो सके। सिंस सी किर्गिस्तान जो है ना, किर्गिस्तान जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्री है। ठीक है, और यहाँ पे जो है टेरेन काफ़ी टफ है। टेरेन जो है ना वो टोपोग्राफी ऐसी ऐसी है, माउंटेनियस टोपोग्राफी है सेंट्रल एशिया में बहुत ज़्यादा। तो यहाँ के जो फोर्सेज है ना वो बहुत अच्छा जानते होंगे कि माउंटेनियस इस टोपोग्राफी में कैसे लड़ना होता है। ओके, देयरफॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर की जाएंगी। उसके अलावा स्नाइपर की टेक्नोलॉजी एंड ऑल, वही सारी चीज़ें हैं। ओके, सो दिस वाज द न्यूज़। ओके, दोनों ने रिफर्म किया कि पीस, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी हो पूरे के पूरे रीजन में। थैंक यू आज के लिए। आप बताओ कि आपको कैसा लगा, एंड थैंक यू।